हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं CT3 एडवांस पेपर 2 के सॉल्यूशन के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसपे चार्ज Q है और घूम रही है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, Q/2 डिस्क है, Q/2 इंटू mr²/2 ओमेगा। क्या बात समझ में आ गई है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी का अगर जिसपे चार्ज Q हो, Q/2m इंटू एल, Q/2m इंटू एल, Q/2m इंटू एल। भैया Q/2m इंटू एल आया। यस सर, हाँ ना बोलो। Q/2m इंटू एल क्या बन जाएगा, Q/2m mr²/2 ओमेगा। ठाए ठाए। तो नीचे नंबर क्या आ गया, 2 2 4 और ये कह रहे नंबर का 4 टाइम्स बताओ क्या आएगा, 4 4 16। हाँ ना बोलो भाई। यहां पर क्या भाई, यहां पर एक अपना दोस्त भाई फोर्स लगा के खड़ा हुआ है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहां पे F0 फोर्स लगा। कैसा फोर्स लगा बताओ जरा। अब यो है स्मूथ, यो का है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब उसने क्या किया, फोर्स हटा दिया। फोर्स क्या कर दिया, हटा दिया। अब कह रहे हैं जब तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा तब तक एवरेज फोर्स बताओ क्या आएगा। अरे भाई पहले बताओ दबाव कितना है इसमें, kx तो टेंशन है, जितनी टेंशन आ रही होगी उतना ही F0 होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा। वहां से आपको x पता लग गया। अरे हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना बोलो यार। अब या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई जब वो अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तो हाफ kx² जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वो हाफ mv² के बराबर हो जाएगी। यहां से v आ गया, हाँ ना बोलो यार, आ गया। तो v आ गया तो mv-0, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, हाँ ना बोलो। ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, और टाइम कितना लगेगा, 1/4 ऑसिलेशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में टाइम π/2 √m/k, और ये m2 है। क्या दो आ गया यार। अब यही बेटा एवरेज फोर्स है, पर ये तो लग रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स है बेटा। स्प्रिंग का फोर्स kx है, स्प्रिंग का फोर्स kx है, वो तो इंटरनल है बेटा, उसका सम तो 0 है, वो तो मोमेंटम चेंज कर ही नहीं सकता है। और जितना स्प्रिंग का फोर्स है उतना ही वॉल से भी आ रहा हो, तभी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहे। तो वॉल का इंपल्स बताना था, वॉल ने भी जो फोर्स लगाया वो kx के बराबर है, तो kx का ही इंपल्स बताना है, या कह लो इस स्प्रिंग ने जो इस पे फोर्स लगाया उसी का इंपल्स बताना है। बात तो एक ही यार। नहीं तो आप कह सकते हो इंपल्स तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही आएगा, हाँ ना बोलो यार। इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते, पर काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, हाँ ना बोलो यार। कर ही रहे काइनेटिक एनर्जी चेंज। एक स्प्रिंग से बांध दो पत्थर को, दबा के रख दो और छोड़ो, फेंक के मारेगा दोनों को, हाँ ना बोलो यार। मोहित भाई समझ में आ गया। और देवेश पुत्र सब ठीक ठाक है। देवेश पुत्र 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, वेव पल्स को अगला क्वेश्चन है। अरे यार ये 4 किलोग्राम का पत्थर लटक रहा है, तो टेंशन कितनी होगी, 40। टेंशन कितनी होगी, समझ में आ नहीं रहा आप लोगों को। अरे भाई क्या बताएं भाई, देखो यहाँ पे अब क्या करिए भाई, पल्स जनरेट करिए और कितने 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, t। समझ में नहीं आता यार। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 0.6 मीटर ट्रेवल करना है, स्पीड कितनी होगी, √T/μ। म्यू कितना होगा, और टेंशन कितनी होगी, 40। सोच सकते हो ना, टेंशन 40 है, 4 किलोग्राम का पत्थर लटक रहा है इक्विलिब्रियम में यार, कह दो आ गया। तो 40 टेंशन हो गई। म्यू कितना दे रखा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो किलोग्राम पर मीटर में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पर 100 ग्राम पर मीटर, 0.1। तो यहां से 20 आ जाए, कर लोगे ना यार, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई टेंशन दे रखी है, म्यू दे रखा है, फिर से उसी के क्वेश्चन है। टी दे रखा है, म्यू दे रखा है, टी म्यू दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, एवरेज पावर पूछी है एक्स, और कह रहे हैं एक्स से अगला इंटीजर बताओ। ठीक है भाई, √T/μ से वेलोसिटी निकाल लोगे, हाँ ना तो बोलो यार। बिल्कुल वेलोसिटी, लैम्डा पता है v = f लैम्डा से या v = न्यू लैम्डा से आप न्यू निकाल लोगे, हाँ ना बोलो यार। अब एवरेज पावर क्या होती है, 2π² a² μ v। बोलो आया, खत्म, खल्लास, हाँ की ना। π² को 9.85 यूज कर लेंगे, a² μ² μ v सब बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बेटा 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, 10 किलोग्राम वाले को 14 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी अचानक से इंपल्सिव फोर्स से, तो बताना सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या आ जाएगी, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। कर लोगे यार? बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है शिंडे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना? बोलो। अब 10 किलोग्राम वाले को 14 वेलोसिटी दे दी और 4 वाले को 0, 4 वाले को कुछ नहीं किया, तो नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 10 प्लस 4 14 ठाए 10। अरे हाँ ना तो बोलो यार। आया। अरे मनीष भाई समझ में आ रहा है? अगला क्या है बेटा? अगला है बेटा ईएमएफ कितना डेवलप होगा, B1LV माइनस B2LV। यार भाई इसको लेके दौड़ रहे, इसमें तो ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, समझ सकते हो ना? इन दोनों में तो होगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी इधर है। V क्रॉस B किधर को आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो V क्रॉस B इधर को आएगा। वायर के लॉन्ग फोर्स ही नहीं आ रहा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं वायर के लॉन्ग। कह दो आ गया यार, नहीं तो V क्रॉस B डॉट L होता है यार। कह दो आ गया समझ में यार? तो इसमें भी ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें भी ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें भी ऊपर को डेवलप होगा, इसमें भी ऊपर को डेवलप होगा। इसका ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। E1 माइनस E2 नेट इक्वलेंट ईएमएफ हो जाएगा B1LV माइनस B2LV। बस ये इक्वलेंट ईएमएफ हो गया, यही बताना है आपको क्वेश्चन में। हो जाएगा। B1 कैसे लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जो भी इसका डिस्टेंस है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। B2 के लिए डिस्टेंस लिख लोगे, हाँ ना बोलो यार? अगला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। ये क्या है, कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। कह रहे ग्रेजिंगली लाइट आ रही है 90 पे, तो अंदर कितने पे जाएगी, थीटा सी पे। कितने पे जाएगी? थीटा सी के बारे में कुछ तय रखा है? 42 डिग्री एंगल है, बहुत शानदार। तो ये 42, तो ये कितना हो जाएगा, मदद कर दो यार। 38 हाँ 40, सॉरी ये 48, ये 30, कितना हो जाएगा 78 और 102, ये 102 हो जाएगा। तो नॉर्मल से कितना एंगल हो जाएगा, 90 प्लस 12, तो ये 12 डिग्री हो गया। अब ये रे किधर को जाएगी बताइए जरा? अब ये नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे जाएगी, हाँ ना बोलो यार? हाँ कि ना? अब एमर्जेंट रे का एंगल पूछा है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म पूछा है, और एंगल ऑफ एमरजेंस पूछा है। एमर्जेंट रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस या अवे फ्रॉम द बेस पूछा है। आइए देखते हैं बेटा। ये 12 है, तो यहाँ पर म्यू कितना दे रखा है? अच्छा साइन थीटा सी 1 बाय म्यू से साइन थीटा सी निकाल लोगे। साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, म्यू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा सी। कोई मदद मत कर देना खाली, 1 बाय साइन 12, 1 बाय ओ साइन 42 यार, आई एम सॉरी, ठीक है नहीं है। साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, म्यू 1 बाय साइन थीटा सी दे रखा है 42 डिग्री। रत्नाकर पल्ले पड़ रहे हैं, टेंजेंट। अच्छा अब ये म्यू आ गया। अब यहां पे म्यू इंटू साइन 12 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। साइन ई क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन 42, और ये साइन 12। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन 12 कम होगा साइन 42 से। अच्छा वैसे भी तो 1 से तो कम ही आएगा ना यार। साइन 12 कितना दे रखा है 0.21, और साइन 42 कितना दे रखा है, हाँ 0.67। अब बेटा 0.21 बाय 0.67, ये लगभग 1/3 टाइप का है, मतलब 0.3 के आसपास का आ रहा है। और 0.3 वाला कौन सा एंगल दे रखा है 18। समझ में आ गई बात? मतलब कैसे कैसे लल्लू बातें कर रहे हैं हमसे भाई। जो जो एंगल यूज होने वो सभी उनके साइन दे रखे हैं। तो अब इतना तो सोच ही लोगे ना, ये लगभग 21 3 × 63 होता है, 1/3 0.3 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब 0.3 के आसपास किसका साइन दे रखा है, साइन 18.3 है, मतलब साइन 18 है, मतलब ई की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, हाँ ना बोलो? तो यहां पर रे आई थी इधर को
पहले डेविएशन हुआ था इधर को, कितना, ये एंगल कितना था 48, तो 48 डेविएशन पहले इधर को हुआ था, बाद में ये 12 है और इधर ये वाला एंगल 18 है, तो 6 डिग्री बाद में इधर हुआ, तो नेट में डेविएशन कितना हुआ 42 इधर, मतलब क्लॉकवाइज 42 क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात है। एंगल ऑफ इमरजेंस 18 डिग्री, ये भी सही बात है। इमरजेंट रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस और अवे फ्रॉम द बेस, बताओ क्या लिखूं? इमरजेंट रे जो है वो बेंड किधर को हो रही है, इमरजेंट रे किधर को बेंड हो रही है, मतलब ये जो रे आ रही थी ये बेंड किधर को हो रही है। अब ये इमरजेंट जो इमर्ज कर रही है वो किधर को बेंड हो रही है, इधर को या इधर को? अबे कह दो, आगे समझ में यार, नहीं आया समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा पल्ले पड़ गई मेरी बात, वो आपको दिवेश आप आए थे मेरे पीछे पीछे कल, समझ में आ गया ना वो? बेटा पहले जब हम पत्थर फेंकते थे ना तो मतलब हम खड़े खड़े पत्थर फेंकते थे, तो एक्स मतलब यू कॉस थीटा यू साइन थीटा वेलोसिटी होती थी, अब यू प्लस यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, तो जो जनरल थीटा पे फंक्शन पड़ेगा ना वो सोचना पड़ेगा आपको। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल वो चीज नहीं, एग्जैक्टली वो चीज नहीं, ठीक है? आइए देखते हैं। आओ यार आओ, एक आध लोग आओ यार, कपड़े वपड़े लेके वहां से। बहुत शानदार तरीके से देखिए, अब हम मिटवाएंगे यहाँ पे, सफाई करेंगे और फिर अगले क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चन है बेटा टोटल पेपर में? क्वेश्चन नंबर कहां तक है? 40 तक है। बेशरम, चलो जाओ, चलेगा तो। अब बेटा देखो R1 रेंज किसकी रिस्पेक्ट में क्या रखी? कार्ट से हमने पत्थर फेंका 4 से, और कार्ट की रिस्पेक्ट में 4 से, और कार्ट 4 से चल रही है। कार्ट की रिस्पेक्ट में जो रेंज है वो R2 है, तो कार्ट की रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे, हेलो, कार्ट की रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे जो 4 वेलोसिटी है, 4 cos थीटा 4 sin थीटा कंपोनेंट है, वो तो पहले वाले ही ऑप्शन हो गया फिर। तो कार्ट की रिस्पेक्ट मैक्सिमम कब आएगी? 45 डिग्री पे। पर ग्राउंड की रिस्पेक्ट मैक्सिमम कब आएगी? 4 तो कार्ट की वो तो मिलेगी ही, और 4 cos थीटा और मिल जाएगी, और ऊपर को क्या मिल जाएगी? 4 sin थीटा। अरे हाँ ना तो बोले यार, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2uy/g होगा, ट्वाइस ऑफ 4 sin थीटा बाई जी। कोई तो मदद कर दो यार। अब रेंज क्या आएगी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में R1? तो 4 + 4, एक सेकंड में 4 + 4 cos थीटा इधर जाएगा, तो टी टाइम में 4 + 4 cos थीटा इंटू टी। हो गया यार, बस खत्म हो गई कहानी यार। 8 4 = 32, 32/g sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब बेटा dr/d थीटा 0 कर लो और आप थीटा निकाल सकते हो, हाँ ना बोले यार? cos थीटा हाफ आ जाएगा, थीटा 60 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ूँ आगे। अगला 29th वाला बेटा, L/2 नीचे है, कितना नीचे है बेटा? ठीक है बेटा, ऐसे घूम के जो भी वेलोसिटी आएगी वो 30 डिग्री एंगल पे आएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। कैसा कोलिजन हुआ है? तो v cos 30 की झंड हो जाएगी, और v sin 30, इधर को तो कोई फोर्स था नहीं, तो इधर को वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो चेंज होगा नहीं, दैट इज v/2 से चल पड़ेगा, हाँ ना बोलो यार? और जब यहां पहुंचेगा वही 30 डिग्री एंगल है, तो v का एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग, v cos 30, उसकी फिर से झंड हो जाएगी, और v sin 30 से चल पड़ेगा, मतलब v/2 sin 30 से, v/2 sin 30 से, v/2 से आता ना, मतलब v/4 से ऊपर, v/4 से अब जाएगा,
हाँ ना बोलो यार। बेटा अगर वही वेलोसिटी होती तो वही हाइट अटेंड होती, और हाइट अटेंड जो होती है वो वी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच करेंगे ना, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई। अरे हाँ ना बोलो यार। तो वी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, वी तो बेटा 1/4 हो गया, तो हाइट क्या आ जाएगी 1/16 टाइम्स। तो पहले अगर L/2 से आया था तो अब L/2 अपॉन 16 तक जाएगा, दैट इज L/32 तक ऊपर जाएगा। तो L/2 से आया था और L/32 तक ही पहुंचा, तो नेट में कितना लॉस हो गया बेटा? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी mg L/2, यहीं पे डेटा मान लो पोटेंशियल एनर्जी का, और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mg L/32। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना बड़ा मुश्किल है, ये 16/32 है, ये 1/32, डिफरेंस लोगे 15/32 mgl। तो ए और डी सही हो गए। नेक्स्ट, लिख लो लिख लो लिख लो, छाप लो छाप लो। ये मैंने पहले भी कराया ना क्वेश्चन। पहले पोटेंशियल जी mg L/2 थी, बाद में mg L/32 हो गई, डिफरेंस निकाल लोगे? हाँ ना बोलो। हाँ बड़े आगे। अरे लितेश भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो बताने का ही मन नहीं कर रहा यार, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। कितने कितने मास हैं? हमने फैशन थोड़ा कम कर दी, यहां पर इन्होंने यहां पे पुल्ली लगाई, यहां पे लगा, उसका कोई फायदा ही नहीं। जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा ना यार, और जितना टेंशन के कारण इस पे नीचे को फोर्स आ रहा था उतना ही ऊपर भी आ रहा है, तो वो कोई फायदा ही नहीं है, वो खाली फैशन है। समझ में आ गई? वो फैशन है खाली। हाँ ना बोलो यार। सलीम बेटा समझ में आ गया, फैशन है खाली। बेटा देखो अगर यहां पर अगर ऐसे करके लगा भी देते पुल्ली हम, और यहां से धागा जाता भी, और फिर यहां से पुल्ली लगा देते, बात तो वही रहता है यार। ये टी ऊपर को भी आता, टी नीचे को भी कट जाता है यार, तो फैशन दिखाने का कोई मन नहीं है। 40g sin 37 मतलब 400 sin 37, 400 sin 37 कितना होगा? 100 sin 37 60 होता है, 60 इंटू 4 240, 40। यहां पे जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा? 500 cos 37 80 400, और यहां जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा? 80। अब बेटे तो पक्का ये नीचे जाएगा, तो म्यू एन, म्यू कितना हो गया यहाँ पे? म्यू कितना है? 0.1 इंटू 400, 40 इधर को फोर्स आ गया। जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर को फोर्स लगा फ्रिक्शन, इस पे कितना आएगा? 0.1 इंटू 80, 8 आ गया। और इस पे जब ये तो ऊपर जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे को आएगा 8। अब कर लोगे? 240 माइनस 40 माइनस 8 माइनस टी प्लस टी माइनस 8 माइनस 40 इक्वल टू 10 प्लस 40 इंटू है। बोलो है? (240 माइनस 40 माइनस 8 माइनस टी प्लस टी माइनस 40 माइनस 8 बराबर 10 प्लस 40 इंटू है। बोलो है? (-48 माइनस 48 एक और आएगा
-48 एक और आ रहा है, तो 96 हो गया ना, देखना जरा। तो 144 आ गया शायद, देखना सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना आप लोग। 144 आ गया बराबर 50 इंटू ए कितना आ गया? किस फॉर्म में आंसर दे रखे तो बता दो। अच्छा, अपॉइंट 25 में दे रखा 62/25, ये हो गया, ये 72/25 लग रहा है। यही दे रखा ऑप्शन, दे रखा है ऑप्शन 62 आ रहा है, मतलब गलती कर दी कैलकुलेशन में। या चेक कर लो यार क्या गलती करी भाई यार। -240 -40 -8 -48 हो गया, -8 और माइनस, ओ ये तो 60 होगा ना। अरे mg 100 sin 37 तो 60 होगा यार, सॉरी हो गई भाई यार, गलती हो गई यार। चलिए तो ये 20 और सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 124 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। नेक्स्ट, अगला टेंशन इन दी स्ट्रिंग। टेंशन कितनी आएगी कर लो यार, अब किसी में भी लगा लो, उस पर लगा दो, इस पे कम फोर्सेस है, यहीं पे कर लो। T -68 बराबर 10 इंटू ए, और ए क्या 62/25। कर लोगे? 68 5 का क्या होगा, 75 का क्या, तो 350, 340 प्लस 124, (92.8) बिल्कुल सही आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहे आर पोजीशन वेक्टर है कर्वीलिनियर मोशन में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड आर बी इट्स मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड है, अब कह रहे हैं वी बी इट्स वेलोसिटी, तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, सही बात है, डी आर वेक्टर बाई डी टी। ये अगर पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मान लो ओरिजिन है, तो ये जो आर वेक्टर है, सुन तो लो यार, हेलो, बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो आर पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल ये आएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट होती है, समझ में आती बात या नहीं आती है? हाँ ना बोलो यार। तो ये डी आर वेक्टर बाई डी टी यही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको वी से डिनोट करते हैं, और ये डी आर वेक्टर बाई डी टी, तो सी ऑप्शन तो सही है। क्या है, डी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डी आर का मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है। हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कर्वीलिनियर मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, तो इसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा और आर वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर में जो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस आएगा वो तो हो सकता है जीरो भी है, वो तो जीरो भी है, तो बराबर होने जरूरी नहीं है, तो डी भी सही हो गया। अच्छा, v को डी आर बाई डी टी नहीं लिख सकते, सही बात है, क्योंकि अगर आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे तो यहां पे डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो स्पीड तो है ना यहां पे, तो गलत है, मतलब ये बराबर नहीं होने चाहिए, और वही कह रखा है इन्होंने, तो ए सी डी सही हो गए। नेक्स्ट, नोट कर लें, पहले समझें ध्यान से। आइए क्वेश्चन नंबर 31 एक बार फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। बेटा देखो, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, मान लो ये x है, तो a प्लस एक्स इक्वल टू बी कह सकते हो, a प्लस एक्स इक्वल टू बी बोल सकते हो या नहीं, तो x क्या हो जाएगा,
बी माइनस है। हाँ ना तो बोल दो यार। नहीं है, एक्स हो जाएगा बी माइनस है, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज वेक्टर ज्वाइनिंग द हेड ऑफ टू वेक्टर एंड हेड इज टुवर्ड्स बी एंड हेड इज टुवर्ड्स ए माइनस बी। क्या होगा? हेड इज टुवर्ड्स ए। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज वेक्टर ज्वाइनिंग द हेड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड हेड इज टुवर्ड्स बी एंड हेड इज टुवर्ड्स बी। कह दो आ गया। अब बेटा यहां पर बेटा कर्विलीनियर पार्ट थी तो मैं उसको सर्कुलर एक बार लेके चल रहे, तो कोई कर्विलीनियर, कोई भी कर्विलीनियर के लिए ट्रू होगा फिर। तो ये पोजीशन वेक्टर था, मान लो इधर को जा रहे हैं, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो यही हो जाएगा डी आर वेक्टर। अरे हाँ ना बोले यार, यही डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही वेलोसिटी होती है। अरे हाँ ना बोले यार, तो दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या बन जाएगा? डी आर वेक्टर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को तो वी से डिनोट करते हैं, तो वी ये चीज होगी। हाँ ना बोले यार। अब डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी आर मतलब आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो आएगा, एक है आर वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो कि ये चीज है, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस वो जीरो भी होगा। तो ये बराबर होने जरूरी नहीं है, ये बराबर हो ऐसा सही नहीं है, तो नॉट इक्वल। हाँ ना बोले यार। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन के लिए बराबर आ सकता था अगर यहां होते और वो ऐसे जा रहा होता, तो ये था और फिर ये हो गया। तो जो चेंज आया लेंथ में वही वेक्टर में भी डिफरेंस वही आ रहा है अगर स्ट्रेट पाथ होती तो, लेकिन उन्होंने कर्विलीनियर कह रखे। तो डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी आर बराबर नहीं होंगे। वी डी आर वेक्टर बाई डी टी को, सी डी तो सही है ए। स्पीड जो है, स्पीड को क्या मैं डी आर बाई डी टी कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि आर के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्पीड जीरो है। हाँ ना बोलो यार, आगे समझ में? मोटे दीपक। इसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा? क्वेश्चन पढ़ो यार। वंशिका बेटा पढ़ना क्वेश्चन नंबर 32। A circular ring of mass m and radius r lies on a smooth horizontal surface. An insect of mass m starts moving round the ring with uniform velocity v relative to the ring. Choose the correct option. बेटा इंसेक्ट जो है वो घूमने लग गया ना, v अच्छा रिंग की रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड भी है। ठीक है भाई। पूछा क्या ओमेगा कितना आएगा और वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और स्पीड ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा देखो बेटा सिंपल बातें हैं, हालांकि ये सबसे अच्छे में से ही क्वेश्चन होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। जब हमने ये तो कराया होता है कि जब फिक्स्ड एक्सिस पे चल रहा होता है कीड़ा, यहाँ पर एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पर एक्सिस फिक्स्ड, तो ये सबसे बढ़िया वैरायटी रहती है। पर इन्होंने आसान करने के लिए दोनों का मास बराबर दे दिया। तो जब ये इंसेक्ट चलेगा इस पर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रिंग है, तो रिंग पे फोर्स पीछे को आ रहा है, इंसेक्ट पे आ गया रहा है, तो जितनी तेजी से ये रिंग पीछे जाएगी, कुछ भी नाम दो वेलोसिटी का, v तो इन्होंने नाम दे रखा है तो हम v1 दे देते हैं, फिर उतनी तेजी से ही वो इंसेक्ट आगे जाएगा। जितनी तेजी से रिंग पीछे जाएगी उतनी तेजी से ही इंसेक्ट आगे जाएगा। करेक्ट है। और जब वो रिंग पे चलेगा तो ये पक्का है कि रिंग कुछ ऐसे घूमेगी भी। तो मान लो कि रिंग की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हाँ ना बोलो यार, इतनी बात समझ में आ गई है कि जितनी तेजी से रिंग का सेंटर ऑफ मास पीछे जाएगा उतनी तेजी से इंसेक्ट जो है एक्चुअली में आगे जा रहा होगा v1 से, एक्चुअली में, और रिंग घूमेगी कुछ ओमेगा से। इतना समझ में आ गया, फिर मैं आगे करता हूँ। अगर ये पल्ले नहीं पड़े तो पहले इतना देख लो, क्या ये v1 बराबर होने चाहिए? समझ में आ गया। मास बराबर है, मास बराबर नहीं होते फिर ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि फोर्स बराबर आ रहा है। रिंग पे जितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे होएगा इंसेक्ट पे उतना ही आगे को आएगा। मास बराबर, जितनी तेजी से रिंग पीछे जाएगी उतनी तेजी से इंसेक्ट आगे जाएगा। आशुतोष को समझ में नहीं आया? पक्का आ गया? अरे राजगुप्ता बेटा देखो बात सुनो ध्यान से बेटा, बस मैंने इतना बताया कि जितनी v1 इसकी पीछे को होगी उतनी इसकी आगे को ओमेगा से घूमेगा। अब अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ क्या होगी? जिस पॉइंट पे इंसेक्ट है उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी?
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर v1 प्लस आर ओमेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ सकती है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर v1। और इंसेक्ट की वेलोसिटी क्या है? v1 है आगे को। ये एक्चुअल वेलोसिटीज हैं, ये रिलेटिव कुछ नहीं, ये सब एक्चुअल में चल रहा हूं मैं रिलेटिव में भी आया ही नहीं। कोई अगर मेरे से ये पूछ ले कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी रिंग की एक्चुअल, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर ओमेगा और ये v1 पीछे, तो आर ओमेगा माइनस v1 आ जाएगी। मतलब जो भी बड़ा होगा हो सकता है v1 माइनस आर ओमेगा, मेरे को पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ ना बोलो यार। नहीं मैं इंटरेस्टेड हूं जानने में यार, पूछा ही नहीं मेरे से। अरे दिव्यांशु बेटा हम चलते कैसे, हम ग्राउंड को पुश करते, ग्राउंड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन हमको आगे देता है। कीड़ा चलेगा तो रिंग तो पक्का है ना कि रिंग जितनी तेजी से बेटा रिंग का सेंटर ऑफ मास पीछे जाएगा राहुल, उतनी तेजी से कीड़ा आगे जाएगा। नहीं समझ में राहुल? पक्का आगे, आंखों में दिक्कत है? तो जितनी तेजी से रिंग का सेंटर पीछे जाएगा उतनी तेजी से ये आगे जाएगा। सेंटर ऑफ मास जितना रिंग का जितनी तेजी से पीछे जाएगा उतनी तेजी से इंसेक्ट आगे जाएगा। हाँ ना बोलो? और रिंग कुछ घूमेगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर v1। और कीड़े की आगे, तो कीड़े की वेलोसिटी रिंग की रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी पलट के दे देंगे तो 2v1 प्लस आर ओमेगा। और इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है v, कि वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिंग इज v। एक इक्वेशन बन गई v1 और ओमेगा में, और यही दोनों पूछे गए। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आऊंगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। गरीबी है भाई, मेरे को बहुत कुछ आता ही नहीं है। हाँ ना बोलो यार। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट लगा सकता हूं? किस पॉइंट के अबाउट लगा सकता हूं? क्योंकि आपको लग रहा है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन ही फोर्स है, तो आपको लग रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट लगा दो। जब बेटा मैंने डिराइव किया था ना dl बाई डी टी इक्वल टू टाउ, याद दिला दे रहा हूं, समेशन आर आई क्रॉस एम आई वी आई था बेटा एल। क्या ये बात याद आ गई है? अरे हाँ ना तो बोलो। dl बाई डी टी जब मैंने लिखा था ना, याद दिला दे रहा हूं आप लोगों को, बेटा ध्यान से देख लीजिए, अगली बार गड़बड़ नहीं करेंगे। अब डी आर आई बाई डी टी हो जाएगा वी आई क्रॉस एम आई वी आई, तो जीरो हो जाएगा, प्लस आर आई क्रॉस एम आई ए आई। क्या एम ए फोर्स होना हमेशा जरूरी है? क्या एम ए को फोर्स बोलना हमेशा जरूरी है? क्या एम ए फोर्स के बराबर हमेशा होता है या इनर्शियल फ्रेम में होता है? नॉन इनर्शियल में होगा तो मेरे को यहां पे सूडो फोर्स भी लिखने पड़ेंगे, सूडो फोर्स का टॉर्क भी लिखना पड़ जाएगा फिर। तो अगर ये पॉइंट घूम रहे तो क्या इसके पास कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा? हाँ ना बोलो यार। ये पॉइंट भाग रहा है ना, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है। तो सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो है क्या? नहीं। सूडो फोर्स का टॉर्क कहां पे नहीं लेना पड़ता, खाली सेंटर ऑफ मास पे। और सेंटर ऑफ मास किसका? रिंग पे बैठना पड़ेगा या दोनों के सेंटर ऑफ मास पे, दोनों के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पे। सूडो फोर्स को अगर इन्वॉल्व ना करना हो, क्योंकि सूडो फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास पे, कहां लगता है? तो सेंटर ऑफ मास पे बैठो ना खटाक से। कहां पे बैठोगे? अगर आपको कभी भी ना समझ में आए कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट? अब सेंटर ऑफ मास से बैठ के क्या दिखाई देगा? पहले जीरो था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, फाइनल क्या होगा? एम वी वन आर बाई टू इंटू टू। क्यों? इसका भी एम वी वन आर बाई टू। वैसे ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता जब मैं इकट्ठे दोनों का लिख देता हूं, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा? एंगुलर मोमेंटम कीड़े का तो खाली यही आएगा एम वी वन आर बाई टू, लेकिन रिंग का पता क्या आएगा? एम वी वन आर बाई टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। याद आ गई बात? अब आर क्रॉस एम वी इधर को आ रहा है, आर क्रॉस एम वी तो इधर को आ रहा है, और आईसी ओमेगा इधर को आ रहा है। हाँ ना बोलो यार। आईसी ओमेगा इधर को आ रहा है, आर क्रॉस एम वी इधर को आ रहा है, आईसी ओमेगा इधर को आ रहा है अपोजिट। तो माइनस, वैसे भी बेटा कुछ अगर पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव होगा, तभी तो जीरो बनेगा ना यार। यहां से v1 और ओमेगा में रिलेशन आ गया। बेटा मदद कर दो प्लीज यार। v1 इज इक्वल्स टू 4r ओमेगा आ गया, देखना जरा, सही कह रहा हूं?
अरे ये तो 2 कट जा रहा है, V1 R ओमेगा आ रहा है, V1 क्या आ रहा है, ये 2 कट जा रहा है, आई एम सॉरी, गलती हो गई यार, गलती हो गई, है ना। तो यहाँ पे R ओमेगा पुट कर देंगे, तो 3R ओमेगा बराबर V, तो ओमेगा क्या हो जाएगा V/3R, हाँ ना, तो बोल दो यार। और R ओमेगा क्या है, V1, 3V1 इक्वल टू V, V1 क्या हो जाएगा V/3। पूछा क्या क्या मेरे से, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग V/3R आ गई, स्पीड ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V1 V/3 वो भी आ गई, और क्या पूछा, स्पीड ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हो गया, एंगुलर सब हो गया। अब इसको देखना मत यार, नोट मत करना, इसको खुद से करो। चलिए आइए देखते हैं बेटा ये रिंग वाला क्वेश्चन एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझाने की, अगर फिर भी दिक्कत रह जाएगी तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बेटा ये एक रिंग है, जो रिंग का मास है वही उस पे जो इंसेक्ट है उसका मास भी सेम है। इंसेक्ट बेटा चलेगा कैसे, रिंग पे पीछे को फोर्स लगाएगा, रिंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगी जिससे इंसेक्ट आगे जाएगा। बेटा रिंग पे जो फोर्स है अभिजीत वही इंसेक्ट पे फोर्स है, मास सेम है, तो इसलिए रिंग और इंसेक्ट दोनों के पास जो वेलोसिटी आएगी वो बराबर आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले मेरे से पूछ लीजिए। घूमेगी रिंग किधर को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसको अगर मैं ओमेगा कह दूं तो कोई दिक्कत है? रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर V1। इसमें कोई दिक्कत है? रिंग की रिस्पेक्ट में कीड़े की वेलोसिटी क्या होगी? 2V1 प्लस आर ओमेगा। क्या ये भी सही है? और ये हो जाएगा V के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? हाँ ना, तो बोले यार। दोस्त समझ में आ गया? अब फ्रिक्शन फोर्स दोनों पे आया है, इंटरनल फोर्स है तो टोटल फोर्स 0 है, और इंटरनल फोर्स के टॉर्क का सम भी 0 होता है। अब बेटा मेरे को अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो या तो मेरे को कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर मैं बैठूं, ऐसा फ्रेम चाहिए, या तो जो नॉन इनर्शियल हो, सॉरी जो इनर्शियल हो, क्योंकि बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा मेरे को जब मैंने dl/dt इक्वल टू टाउ लिखा तो बेटा वहां पर टॉर्क में सूडो फोर्स का टॉर्क भी है, क्योंकि ma को f लिखा है मैंने, वो इनर्शियल फ्रेम में ट्रू है। नॉन इनर्शियल मेरे को ma को अगर f लिखना है तो मेरे को सूडो फोर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, सूडो फोर्स का टॉर्क भी लिखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? मैं बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जो बात 100% करेक्ट है वो ये है कि मेरे को सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका एक्सेलरेशन होगा भी तो भी सूडो फोर्स उसी पे आएगा, तो टॉर्क 0। अब सेंटर ऑफ मास, ये भी एम मास, ये भी एम मास है, बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहता हूँ। पहले क्या था 0, क्योंकि इंसेक्ट चल ही नहीं रहा था, बाद में इंसेक्ट चलने लगा तो mv1r/2। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग, अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो रिंग आएगा, एल ऑफ रिंग जो आएगा, इस पॉइंट के अबाउट लिखना है। V1 से इधर जा रहा है, ओमेगा से इधर घूम रहा है, तो आएगा एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू रिंग प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग। इसका कीड़े के लिए r क्रॉस mv इधर को आ रहा था, रिंग के लिए भी r क्रॉस mv इधर को आ रहा है, पर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपोजिट डायरेक्शन में। तो mv1r/2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वो तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये तो मालूम ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो घूमती बॉडी को फेंक देते थे, याद आ रही बातें? दिव्यांशु ही बातें याद आ रही है? टोटल एंगुलर मोमेंटम इज टोटल एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस अच्छा मैंने पहले इसको लिखना चाहिए था, बाद में इसको। हाँ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² ही होता है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² कैसे है ये समझाऊं?
सेंटर ऑफ मास, अरे भाई ये बॉडी अगर v वेलोसिटी से जा रही है ओमेगा से घूमती हुई तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना लिखा जाता है? आईसी ओमेगा, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आरसी क्रॉस एमवीसी। क्या ये बात याद है, भूल गए हैं? तो अगर मेरे को इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम लिखना किसके? रिंग का। तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। आप ना बेटा थ्योरी भूल गए ना। अब मैं आपको इतनी बड़ी थ्योरी तो नहीं याद दिला पाऊंगा, बस आपको ना मेन क्रक्स याद दिला देता हूं कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आईसी है, ओमेगा से घूम रही है, वीसी से इधर जा रही है, आरसी पोजीशन वेक्टर है, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लिखना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी होगा आईसी ओमेगा प्लस आरसी क्रॉस एमबीसी। जब मेरे को एंगुलर मोमेंटम किसी बाहर के पॉइंट के अबाउट लिखना होता है, या मान लो किसी भी पॉइंट, कोई भी वो पी पॉइंट यहां पर भी हो सकता था, तो बेटा मैं आईपी ओमेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। किसका? जिस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये है एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और किसका सेंटर ऑफ मास? रिंग का लिख रहा हूं तो रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब पल्ले पड़ गया, याद आ गई बात? बेटा अब आज आपका काम ये है कि ये जो डेरिवेशन कराया था एक बार पढ़ लें घर जाके, और उस पर 2-3 क्वेश्चन कराए थे वो करके आ जाए। क्योंकि अगर इतना बेसिक अगर भूल गए कि हम रिंग का एंगुलर मोमेंटम नहीं लिख पा रहे तो पाप है बेटा अभी। अब यहां से बेटा v1 क्या आ जाएगा? आर ओमेगा। क्या आ जाएगा? अब v1 अगर आर ओमेगा आ गया तो v1 को आर ओमेगा यहां पुट कर दो, तो 3 आर ओमेगा बराबर v आ जाएगा। ओमेगा आ गया, आर ओमेगा v/3 आ गया। अरे यार हो जाएगा ना यार, आर ओमेगा को v1 लिख दो तो 3v1 बराबर v हो जाएगा, तो v1 v/3 हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस इज r इफ अनदर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द ग्रुप। पैरेलल में करने से इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और सीरीज में लगाने से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। r2 ग्रेटर देन r, r1 लेस देन r। क्या हुआ? नहीं है समझ में? अच्छा, क्या ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था क्या? ये कितने लोग कर पाए पेपर में? अच्छा, ये कितने लोग नहीं कर पाए? ईमानदार बने। अब बेटा ये है कि अपने अगर ये भी ढूंढ नहीं सकते पेपर में कि आसान क्वेश्चन है तो फिर तो बेकार है। नेक्स्ट, अब 34th वाला तो यार ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे ताकि ये स्लैक ना हो थ्रेड? mg sin 37 प्लस टी। mg sin 37 भी इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग ही आएगा। mg sin 37 प्लस टी बराबर mv स्क्वायर ओवर आर, या mu जो भी आपने लिखी है वेलोसिटी वहां पे। टी को जस्ट 0 कर दीजिए। अगर यहां पे टेंशन 0 तो नीचे आके तो अपने आप बढ़ी जाएगी, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन रहेगा ही रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? u आ जाएगा √rg sin 37। sin 37 क्या होता है? 3/5। तो √3/5 rg बिल्कुल सही हो गई पहला पार्ट। अब अगर a पे वेलोसिटी पता लगी तो b और c पे टेंशन पूछिए। अगर a वाली वेलोसिटी अगर मान ले तो b और c पे टेंशन क्या आएगी? b और c ऑप्शन है यार। अभी यार ये मैं नहीं बता रहा यार। यहां पे अगर आपको पूछी जाएगी, यहां पे वेलोसिटी पहले निकाल लोगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, निकाल लोगे?
हाफ एम यू स्क्वायर थी एनर्जी वहां पे, एम जी एच कितना नीचे है, आर नीचे है, आर साइन 37, एम जी आर साइन 37। बेटा आर तो ऐसे आए ना, वर्टिकली कितना नीचे है, आप समझ रहे, इंक्लाइन प्लेन पे आर नीचे है ना, तो आर साइन 37 वर्टिकली नीचे है, ये ग्रेविटी ने वर्क किया, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, या V1 कह लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी को। तो अब यहाँ पे टेंशन को लिख दीजिए एम वी वन स्क्वायर ओवर आर, एम वी वन स्क्वायर ओवर आर। अब V1 स्क्वायर ओवर आर, V1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एम वी वन स्क्वायर वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हो जाएगा, करूँ? चलो ये पहला पार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे टेंशन फिर खुद से निकालें, यहाँ के लिए बस 2 mg r sin 37, 2r नीचे आया ऐसे इंक्लाइंड के लॉन्ग, तो वर्टिक बेटा अगर इंक्लाइंड के लॉन्ग 2r नीचे आया तो वर्टिकली कितना नीचे है, 2r sin थीटा, ये तो सोच सकते हो ना यार। u स्क्वायर क्या 3/5 rg, पुट कर लो या मैं करूं यार, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 35 वाला क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। J इक्वल टू बी आर स्क्वायर है, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज कर देंगे, हाँ ना बोले यार। अब अगर अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो आर पे पहले छोटा सा डी आर लेना पड़ेगा थिकनेस, इससे करंट निकालने के लिए जे इंटू 2πr डी आर, जीरो से लेके आर तक, ये अंदर का करंट आ गया, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज, बी डॉट डी एल का समेशन हो जाएगा बी इंटू 2πr, हाँ ना बोले। ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनसाइड, और आउटसाइड के लिए क्या करनी पड़ेगी, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बी इंटू 2πr और म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, तो जे इंटू 2πr डी आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अब जीरो से आर। भले आर रेडियस की वायर है, अगर अब आपको बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बेटा जे इंटू 2πr डी आर का समेशन तो आर तक ही होगा ना, करंट तो इतने ही पोर्शन में है, हाँ ना बोल दो यार। तो आप बड़े आराम से ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट 36 वाले क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है, दो स्नैपशॉट्स दे रखे हैं वेव के 1/24 सेकेंड्स के अंतर पे, और कह रहे हैं वेव जो आगे बढ़ी है वो कितना आगे बढ़ी है, ये सोच सकते हो 1/6 मीटर आगे बढ़ी, दिख रही है 1/6 मीटर या नहीं दिख रही है, नहीं दिखी 1/6 मीटर। बेटा ये पाई होती है ये चीज, यहां पे एंगल पाई होता है, इसको 1 कह रखा है, तो हाफ वैल्यू कहां पे आएगी 1/6 पे, एम्पलीट्यूड बाई 2, देखो 10 एम्पलीट्यूड है, पहले 5 वाली जगह यहां पे थी, पहले 5 वाली जगह यहां पे थी, पहले वाली जो सिचुएशन थी वो यहां पे थी, 5 यहां पे था, अब ये चीज यहां पे आ गई, तो बेटा अगर ये चीज 1 है तो ये 1/6 होगी ना, तो 1/6 वेव आगे आई है, और 1/24 सेकेंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड से सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ ना तो बोल दो यार। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। अब टेंशन पूछिए, म्यू दे रखा है, तो √T/μ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, √T/μ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा वेलोसिटी आपको पता है, म्यू आपको पता है, टेंशन निकाल लेंगे, ए बी सही निकल के आ जाएंगे। अब अगर इक्वेशन आ गई तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, इसलिए डी भी सही आ जाएगी। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या इक्वेशन प्रदीप सर सिखा चुके थे आपको ऐसी बातें या नहीं सिखाई है? यार कह दो आगे यार। मैं ये जरूर मान रहा हूं कि पेपर में मुश्किल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि पेपर में आसान क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जैसे क्वेश्चन आप क्लास में करते हैं, जैसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से करके आ सकते थे। प्लीज मेरी बात सुन ले बेटा ध्यान से। एक फोटो ये वाली दिखा रखी है वहां पे, और दूसरी ये वाली दिखा रखी है, ये 1 दिखा रखा है, तो एम्पलीट्यूड बाई 2 बेटा ये चीज जो होगी ये 1/6 होगी। तो 1/6 वेव आगे आई है, डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया और टाइम लगा है 1/24, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ गई स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड होती है √T/μ। टी निकालना है, म्यू क्वेश्चन में फिर से दिया, क्या टी आ जाएगा यार? हाँ ना तो बोलो यार। इसके बाद बेटा इक्वेशन, यहां पर जो पार्टिकल है x = 0 पे जो पार्टिकल है वो t = 0 पे a/2 पे और नीचे को आ रहा है। क्या ये बात सोच सकते हो? तो अगर a/2 पे और नीचे को आ रहा है
तो कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली या ये वाली? फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो y0t जो होगा वो a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 होगा। हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं आया समझ में? इतना समझ में आ गया? और ओमेगा क्या होगा? लेमडा दे रखा है 2, v दे रखा है 4, लेमडा दे रखा है 2, v दे रखा है 4, v इक्वल टू एफ लेमडा से आप लेमडा निकाल लेंगे। f कितना दे रखा है? लेमडा दे रखा है 2, v दे रखा है 4, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई f, 4 पाई, 4 पाई वाला ये दे रखा है ओमेगा, हाँ 4 पाई है, पर ये माइनस ओमेगा टी दे रखा है, तो ये तो प्लस 5 पाई बाय 6, आई एम सॉरी गलती हो गई यार। अच्छा अब आंसर में मेरे को पाई बाय 6 की टर्म्स में दे रखा है और माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब मेरे को इसको पहले माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो मैंने आपको बेटा पढ़ाते हुए बोला था कि कई बार ये मतलब आपसे मतलब मैथ्स वाले मजे ले लिया जाता है कि साइन थीटा की फॉर्म में आंसर है साइन पाई माइनस थीटा, वो आपको चेक करना रहेगा। भले आप एंड में चेक कर लीजिए, भले इसी को ही कन्वर्ट कर दिए, ए साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा पाई बाय 6 माइनस 4 पाई टी, क्योंकि मेरे को पाई बाय 6 चाहिए था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ये y0t आ गया। अब वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो 0 पे हो रहा है t टाइम पे वो आपको मालूम है, x पे t पे क्या होगा ये निकालना है, तो x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस एक्स बाय वी पे होगा। क्या दो आ गया, तो yxt इज y0t माइनस एक्स बाय वी, तो a साइन माइनस 4 पाई t के बदले लिखेंगे t माइनस एक्स बाय वी और v है 4 प्लस पाई बाय 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई एक्स माइनस 4 पाई टी प्लस पाई बाय 6 बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी भी बिल्कुल सही आ जाएगी, क्योंकि बेटा ये जो y की वैल्यू ये mm में है, 10 mm है एम्पलीट्यूड, तो आप मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा जो निकालेंगे मिलीमीटर पर सेकंड में आएगी, इंटू 10 की पावर माइनस 3 करना पड़ेगा। अच्छा क्या ऐसी बातें प्रदीप सर कर चुके हैं? मैक्सिमम सारी की सारी एंटायर एनर्जी पोटेंशियल इन नेचर, एंटायर एनर्जी काइनेटिक इन नेचर, क्या ऐसी बातें हम कर चुके हैं क्लास में आपके साथ? एंटायर एनर्जी पोटेंशियल कब होगी बताइए? जब स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पे होंगे, मतलब कॉस की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो। अब कॉस की वैल्यू +1 कब आएगी? जब ये पाई मतलब +1 या -1, तो बेटा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 को या तो आपको पाई करना है या 2 पाई करना है या 3 पाई करना है या 4 पाई करना है, उससे आपके पास अपने आप टाइम आ जाएंगे। क्या दो आ गया? और कंप्लीटली काइनेटिक कब होगी? जब कॉस ओमेगा टी वाला पोर्शन 0 होगा, जब स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी, तो जब या तो वो पाई बाय 2 हो, जब वो 3 पाई बाय 2 हो, जब वो 5 पाई बाय 2 हो, जब वो 7 पाई बाय 2। क्या दो आ गया? अगला क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ये आ रहा है एम मास की बॉडी आ रही है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो v0/2 से ये इकट्ठे चल पड़ेंगे। कैसे चल पड़ेंगे इकट्ठे? v0/2 से इकट्ठे चल पड़ेंगे। कैसे चल पड़ेंगे? v0/2 से दोनों चल पड़ेंगे। m v0 बराबर m प्लस m इंटू वी। यार इतना सोच लोगे ना यार। अब कह रहे हैं स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कब आएगा बेटा? आधे ऑसिलेशन के बाद। पाई 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है टाइम, तो पाई अंडर रूट 2 एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के नहीं लिखूंगा, पाई अंडर, क्योंकि आधे ऑसिलेशन के बाद। उसके बाद क्या होगा? जब ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ गया, उसके बाद जैसे ही हल्का सा आगे जाएगा तो इसको तो स्प्रिंग खींचेगा पीछे को, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी पर इसकी तो होगी नहीं। हाँ ना बोले? तो ये चला जाएगा, ये तो v0/2 से चलता ही चला जाएगा। और फिर ये दोबारा कब आएगा? अब इसका खाली ऑसिलेशन होगा प्लस पाई अंडर रूट एम बाई के टाइम बाद, आधे ऑसिलेशन के बाद फिर से वहीं पे आएगा, फिर आधे ऑसिलेशन के बाद। तो या तो ये वाला टाइम हो सकता है पाई अंडर रूट 2 एम बाई के, या उसमें ये भी जोड़ दीजिए, और उससे बड़ा वाला टाइम दिया नहीं तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बाद भी आएगा, 3 पाई अंडर रूट एम बाई के बाद भी नेचुरल पे ही आएगा, नेचुरल लेंथ पे ही आएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा? अरे भाई जब ये ऐसे गया है, जब ये वापस ये पहुंचेगा यहाँ पे v0/2 से, वो तो अलग हो जाएगा। तो हाफ m v0/2 स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। कर लोगे? नहीं आया? ये मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है तो v0/2 तो पता लगी गई है। चलिए खत्म हुआ बेटा इसी के साथ पेपर। पेपर को अच्छे से एनालाइज करें, बढ़िया करके एक बार पेपर को दोबारा कर लेना चाहिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए
और अगले पेपर के लिए तैयारी करिए, बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।